हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल एडवांस एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। कल मैंने आपको चैप्टर नंबर 4 केमिस्ट्री में कक्षा 11 की केमिस्ट्री में रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक के क्वेश्चन मैंने सोल्व आउट कराए थे। आई होप आपको क्वेश्चनों में बहुत सारी चीज़ें सीखने समझने को मिली होगी और आपको लगा होगा कि इस तरीके से क्वेश्चन हम काफ़ी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। फिर भी आप लोगों ने मुझे कमेंट करके ये नहीं बताया कि मैं लिख कर ही कराऊँ आपको या फिर मैं थ्योरी को बोल दूँ जिससे कि आप उन चीज़ों को लिख सकें। तो आज की वीडियो में आप मुझे ज़रूर बताइएगा क्योंकि मैं आगे कुछ जो क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चनों को आपको बोलकर भी लिखाऊँगा और आपको रिटन में भी लिखाऊँगा। लेकिन आप मुझे बताइएगा जिससे कि मैं आपको आगे आपके समय की बचत के साथ-साथ आपको क्वेश्चन को और भी अच्छे और इफ़ेक्टिव वे में एक्सप्लेन कर सकूँ। ठीक है? चलिए, तो आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 से आगे के क्वेश्चनों की और देखते हैं कि कितने क्वेश्चन आज हम सोल्व कर पाएँगे। मैक्सिमम क्वेश्चन मैं लेकर चलूँगा कि हम अगले 6 से 10 तक के क्वेश्चनों को कंप्लीट कर पाएँ। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक और इम्पोर्टेंट बात, यदि आपने अभी तक हमारा ऐप एजुकेशन पॉइंट एडवांस एजुकेशन पॉइंट ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में ये ऐप मिल जाएगा। इससे आप अपने नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। ठीक है। अब यहाँ से दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, यदि आप नहीं ऐप को डाउनलोड कर पा रहे हैं, ऐप से नहीं नोट्स डाउनलोड कर पा रहे हैं, तो आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपने गूगल पर जाओ और सर्च करो www.aepera.in। आप हमें इस वेबसाइट पर फॉलो कर सकते हैं। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वेबसाइट का लिंक भी मिल जाएगा। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर मैंने बहुत सारे पीडीएफ्स आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डाली हुई है जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। ये तो था हमारा इंट्रो। अब पढ़ाई की बात करते हैं। ठीक है, तो देखो मैं आपके लिए एक पेड कोर्स की भी पेड कोर्स कह रहा हूं मैं, एक ऐप जिस पर आपके केवल और केवल वीडियो कोर्सेज होंगे उनकी मैं बात करूंगा। उनको मैं लेकर बहुत ही जल्द आने वाला हूं, तो मैं उसकी प्रिपरेशन कर रहा हूं और अच्छे से और बहुत ही जल्द मैं ऐप को लेकर आऊंगा। ठीक है, आज हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 को हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि आयनिक आबंध बनाने के लिए अनुकूल कारकों को लिखे, यानी कि वह स्थिति, वे कारक, वे कारण बताओ जिनके द्वारा हम आयनिक आबंध, यानी कि आयनिक का मतलब होता है जिसमें हम वैद्युत बंध बना सकते हैं। ठीक है, अब इन्हें हम पढ़ेंगे जिसमें आप देखते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज लगे हुए मिलते हैं, इन्हें बोलते हैं हम आयनिक आबंध। ठीक है, बनाने के लिए जो अनुकूल परिस्थितियां या कारण होते हैं उनको यहां पर हमें बताना होगा। ठीक है, तो यहां पर हम सबसे पहले जब इसके उत्तर की हम बात करेंगे, जब हम इसका उत्तर लिखेंगे तो उत्तर कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे आयनिक आबंध का विचरण मुख्य रूप से निम्न कारकों पर निर्भर करता है। आयनिक आबंध का विचरण मुख्य रूप से निम्न कारकों पर निर्भर करता है। अब वे कारक क्या हैं तो एक एक करके लिखेंगे। तो सबसे पहले आप पॉइंट 1 डाल लीजिए और इसके अंदर आप लिखना स्टार्ट कीजिए। आप क्या लिखोगे कि किसी आयनिक यौगिक के किसी आयनिक यौगिक के स्थायित्व का गुणात्मक मान
कल मैंने आपको ये एक स्थायित्व वर्ड एक्सप्लेन किया था। स्थायित्व का मतलब क्या है कि अपने वाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉनों को पूर्ण करना, 8 इलेक्ट्रॉनों को। जब किसी भी अवयव के वाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो जाते हैं तो वो क्या करता है, अपने स्थायित्व को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, कल इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, आप लोगों को याद होगा अच्छे से। ठीक है ना। स्थायित्व का गुणात्मक मान, यानी कि अपने वाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए, ठीक है ना, गुणात्मक मान उस यौगिक के विचरण जालक एंथैल्पी सॉरी मैंने गलत लिख दिया, एंथैल्पी के ऊपर निर्भर करता है या करती है। ठीक है ना, एंथैल्पी के ऊपर निर्भर करती है। ठीक है, न कि गैसीय अवस्था में उस आयनिक स्पीसीज का मतलब यहां पर है उस अवयव की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, आयनिक स्पीसीज द्वारा ऑक्टेट का मतलब होता है अष्टक। ठीक है ना, द्वारा अष्टक प्राप्ति की दर पर, अष्टक प्राप्ति की दर पर। तो यहां पर जो सबसे पहला कारण है, सबसे पहला कारण क्या है कि किसी आयनिक यौगिक के स्थायित्व का गुणात्मक मान उस यौगिक के विचरण जालक एंथैल्पी के ऊपर निर्भर करती है, न कि गैसीय अवस्था के। यानी कि किसी भी यौगिक के में जो उसका गुण होता है वो, या कह सकते हैं हम कि अष्टक को जो प्राप्त करने का जो गुण होता है वो विचरण जालक एंथैल्पी के ऊपर निर्भर करता है, न कि उस अवयव की गैसीय अवस्था के। गैसीय अवस्था का मतलब होता है कुछ जो अवयव होते हैं वो गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, तो उसकी गैसीय अवस्था को नेग्लेक्ट करते हैं, यहाँ पर उन्हें दरकिनार करते हैं, यानी कि उस पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखेंगे यहाँ पर, दूसरा पॉइंट मैं बोल रहा हूं आप सभी लिखेंगे। ठीक है, और मैं भी साथ में आपको लिखकर बताऊंगा। ठीक है, तो किसी आयनिक ठोस, यहां पर लिखेंगे किसी आयनिक ठोस के एक मोल यौगिक, आई होप आप सभी परिचित होंगे। हमने मोल की बात करी थी और यौगिक की बात करी थी अध्याय 1 में। ठीक है, जो चैप्टर 1 था। ठीक है ना, मोल यौगिक को गैसीय अवस्था में संघटक आयनों से पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा जालक एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, यानी कि जब हम किसी आयनिक ठोस के एक मोल यौगिक को गैसीय अवस्था में संघटक आयनों से अलग करते हैं तो क्या होता है, उसमें जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो कौन सी ऊर्जा होती है, जालक एंथैल्पी की ऊर्जा आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए अब इसके ऊपर हम एक इक्वेशन भी बना सकते हैं। जैसे यहां पर मैं कह सकता हूं कि जो M है, M पर पॉजिटिव चार्ज होगा, ये गैसीय अवस्था में होगी। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है, इसने इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया। ठीक है, तो जब ये इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, ये गैसीय अवस्था में होता है। ठीक है,
तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये कुछ एक्स तत्व है जिसने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया है, ये भी गैसीय अवस्था में है, ठीक है ना। तो इन दोनों का क्या होता है, जब संयोग होता है तो क्या होता है, इन दोनों के चार्जेस आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो त्याग कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन का और इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया हुआ है, ठीक है। तो जो इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया हुआ है ये इसे वापस दे देगा, ठीक है, और इस पर जीरो चार्जेस आ जाएंगे और इस पर भी जीरो चार्जेस आ जाएगा, यानी कि mx क्या हो जाएगा, mx जो यौगिक बनेगा ये क्या बन जाएगा, गैसीय अवस्था में एक यौगिक बन जाएगा, ठीक है। चलो, अब ये तो हो गए हमारे 2 पॉइंट। अब इसके तीसरे पॉइंट पर नजर दौड़ाते हैं अपनी, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट लिखना स्टार्ट कीजिए। तीसरा पॉइंट हम कह सकते हैं कि आयनिक आबंध निम्न आयनन एंथैल्पी। निम्न आयनन एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी की हमने पिछले चैप्टर में बात की थी जब हमने आवर्त सारणी वाला टॉपिक पढ़ा था, ठीक है ना। आयनन एंथैल्पी की हमने वहां पर बात की थी, ठीक है। चलो, तो यहां पर लिखेंगे आयनिक आबंध, आयनिक आबंध, आयनिक आबंध निम्न आयनन एंथैल्पी, एंथैल्पी, निम्न आयनन एंथैल्पी तथा अपेक्षाकृत निम्न इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की भी बात हमने पिछले चैप्टर में की थी। आई होप आप सबको याद होगा। याद नहीं है तो प्लीज जाकर एक बार रिवाइज जरूर कीजिए। वाले तत्वों के बीच क्या होगा, सरलता से बनते हैं। जो आयनिक आबंध होते हैं वो निम्न आयनन एंथैल्पी और अपेक्षाकृत निम्न इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी वाले तत्वों के बीच क्या होते हैं, सरलता से बनते हैं, सरलता से बनते, ठीक है। जैसे यहां पर हम एक एग्जांपल भी ले सकते हैं। एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैं सपोज करो मेरे पास M एक यौगिक है, ठीक है, और ये क्या है, एक गैसीय अवस्था में है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन अपना त्यागे तो ये गैसीय अवस्था में रहेगा, और जो इलेक्ट्रॉन ये त्याग रहा है वो इलेक्ट्रॉन यहां पर हमें रिप्रेजेंट करके भी दिखाना पड़ेगा, ठीक है। और मैंने इलेक्ट्रॉन को भी गैसीय अवस्था में बना दिया, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये यहां पर इस प्रकार से एक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। इसी प्रकार से यहां पर m की जगह पर कोई भी तत्व हो सकता है, जैसे यहां पर मैं लिख सकता हूं कि जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग करते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। जैसे यहां पर मैं लिख सकता हूं सोडियम, सोडियम के बाद यहां पर आ सकता है पोटेशियम, पोटेशियम के बाद यहां पर मैग्नीशियम भी आ सकता है, मैग्नीशियम के बाद यहां पर कैल्शियम भी आ सकता है, ETC यानी कि एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये अब तक मैंने 3 पॉइंट इसके बारे में आपको लिखा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में ही, और पॉइंट नंबर 4 लिखिए। पॉइंट नंबर 4 क्या होगा, पॉइंट नंबर 4 होगा उदासीन परमाणु से संबंधित, उदासीन परमाणु से संबंधित उदासीन परमाणु से संबंधित धनायनों तथा ऋणायनों, धनायनों तथा ऋणायनों, धनायनों तथा ऋणायनों के बनने में सरलता, बनने में क्या होगी, सरलता होगी, ठीक है। यानी कि जब आयनिक अबंध बनेंगे तो वे किस में बन सकते हैं, उदासीन परमाणुओं में बिल्कुल सरलता से बन सकते हैं। उदासीन परमाणु का मतलब होता है, जैसे अभी मैंने आपको यहां पर बताया, जैसे Na ये क्या है, उदासीन है, लेकिन ये क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं, ठीक है। नंबर 5 लिखेंगे। नंबर 5 हम लिख सकते हैं कि धनायनों और ऋणायनों की ठोस में व्यवस्थित होने की विधि, धनायनों तथा ऋणायनों
ऋणायनों की ठोस में व्यवस्थित होने की विधि। ठीक है, तो इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक आयनिक आबंध कि आयनिक आबंध बनने के क्या अनुकूल कारक होते हैं। ठीक है, तो मैंने 5 कारक आपको लिखाए हैं। आई होप आपको पांचों कारक समझ में आए होंगे। ठीक है, अच्छे से एक बार इस क्वेश्चन को लिखिएगा, दोबारा पढ़िएगा तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। आप अपने एग्जाम में लिखकर आ सकते हैं। देखो, जितने भी क्वेश्चन आंसर, जितने ज्यादा क्वेश्चन आंसर आप सोल्व आउट कर सकते हैं उतने ज्यादा क्वेश्चन आंसर आप सोल्व आउट करिए, उसमें आप ही लोगों का बेनिफिट है। ठीक है, चलिए अब यहां पर आपके सामने एक अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िए और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं फिर से कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको मैं यदि बोलकर लिखाता हूं, मैं जैसा कि मैं अब इस क्वेश्चन में आपको बोलकर लिखाऊंगा और आप मुझे बताना कि आपको चीजें समझ में आती है या नहीं। ये क्वेश्चन मैं बिल्कुल बोलकर लिखाऊंगा, ये आपको अपनी कॉपी पर लिखना होगा। इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होगा कि आपका जी लगेगा क्लास में और आप बिल्कुल ऐसे पढ़ रहे होंगे जैसे मैं आपके सामने बैठकर आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, जैसे आप एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पर क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए। ठीक है, उसका एक एक पॉइंट समझाना वो मेरा काम है, लेकिन आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये जरूर बताएंगे कि आपको समझ आ रहा है या नहीं। ठीक है ना, आप बताओगे कि सर आप बोलकर लिखाओ या फिर आप लिख कर ही बताओ यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें मैं नहीं लिखाऊंगा आज की क्लास में, और आपने यदि मुझे सही इसका यानी कि रिस्पॉन्स आपका अच्छा रहा, यदि आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो आप मुझे बता दोगे कि मैं कैसे आपको पढ़ाऊं। जैसे आपकी समझ में आए वैसा आप मुझे बताना, क्योंकि कल की क्लास पर भी 100+ व्यूज जा चुके हैं। तो यदि इतने बच्चे मुझे कमेंट करके बता देंगे मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, इतने बच्चे भी मुझसे अच्छे से पढ़ लेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है ना, चलो तो आज की इस जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित अणुओं की आकृति की व्याख्या VSEPR यानी कि VSEPR इसे हम वेस्पर भी बोल देते हैं। तो आपको कहीं पर इस प्रकार से भी लिखा मिल सकता है कि वेस्पर, डायरेक्ट हिंदी में भी आपको लिखा मिल सकता है वेस्पर। ठीक है, तो सबसे पहले तो भैया आप इसकी फुल फॉर्म लिख लो। वी का मतलब होता है यहां पर वैलेंस, ठीक है। एस का मतलब होता है यहां पर, एस का मतलब होता है सेल। ई का मतलब होता है यहां पर, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। और जी यहां पर आपका पी का मतलब होता है पेयर। और आर का मतलब यहां पर होता है रेपल्सन। ठीक है, यदि आप इसे हिंदी में समझना चाहें तो हिंदी में इसका नाम आप नोट कर सकते हैं। अपनी कॉपी पर ऐसे ही लिखना जैसे मैंने इसे बनाकर लिखा, इस क्वेश्चन को लिखना, उसके बाद इसे लिखना, उसके बाद मैं यहाँ पर जो हिंदी में इसका नाम लिख रहा हूं उसे लिखना, ताकि आप इसे अच्छे से याद कर पाओ। ठीक है, इसे हम क्या, वैलेंस का मतलब होता है संयोजकता। सेल का मतलब होता है कोष। इलेक्ट्रॉन का मतलब आप सब जानते हैं इलेक्ट्रॉन होता है। पेयर का मतलब आप सब जानते हैं जोड़ा या युग्म बोल सकते हैं। ठीक है, और रिपल्सन का मतलब होता है प्रतिकर्षण। रिपल्सन का मतलब होता है, ये एस है भैया यहां पर, रिपल्सन यानी कि प्रतिकर्षण। ठीक है ना, प्रतिकर्षण। ठीक है, इसे हम बोल सकते हैं संयोजकता, कोष, इलेक्ट्रॉन, युग्म, प्रतिकर्षण, सिद्धांत, और यहां पर भी हम लिख सकते हैं सिद्धांत। ठीक है, क्योंकि यहां पर सिद्धांत लिखा हुआ है तो यहां पर आप इसका पूरा नाम याद रख सकते हैं, ये बन गया सिद्धांत। ठीक है, तो इतना आप लिख लीजिए एक बार। ठीक है, अब मैं इसे रफ कर रहा हूं। ठीक है, ये आपको लिख लेना है। ओके, चलिए, वेस्पर का मतलब पता लग गया आपको। संयोजकता, कोष, इलेक्ट्रॉन, युग्म, प्रतिकर्षण, सिद्धांत के द्वारा हमें ये जो अणु हमारे सामने लिखे हुए हैं इनके बारे में हमें बताना है। ठीक है, तो देखो ये जो नियम है ये लुईस ने दिया था। ठीक है, ये लुईस की अवधारणाओं के ऊपर दिया गया था। ठीक है, और इसमें इसे जो विकसित किया गया था वो 1957 में नाइहोम और ग्लेप्सी ने किया था। ठीक है, और इसमें इसकी जो परफेक्ट डेफिनेशन दी गई थी। ठीक है, और जो इसकी
सिंपल सी डेफिनेशन दी गई थी। स्टार्टिंग में जो इसकी डेफिनेशन दी गई थी वो 1940 में सिज्विक और पावेल ने दी थी। ठीक है, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं कौन। ठीक है, तो अब आप यहां से लिखना स्टार्ट करोगे। ठीक है, यहां से आप लिखना स्टार्ट करोगे, यानी कि जो ये लिखा था मैंने उसके बाद यहां पर लिखना स्टार्ट करोगे। आपको लिखना है कि VSPER यानी कि वेस्पर सिद्धांत के अनुसार, यहां पर लिखना है आपको वेस्पर सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, यहां पर कोमा लगाओगे। वेस्पर सिद्धांत के अनुसार यदि केंद्रीय परमाणु दूसरे परमाणुओं से यदि केंद्रीय परमाणु दूसरे परमाणुओं से, इतना लिखने के बाद लिख लिया। इतना लिखने के बाद आपको यहां पर ब्रैकेट स्टार्ट करना है और उसमें लिखना है आबंध इलेक्ट्रॉन युग्म, आबंध इलेक्ट्रॉन युग्म। ठीक है, इतना लिखने के बाद ब्रैकेट को बंद करना है। ठीक है, और यहां पर, ठीक है, यहां से आप आगे से स्टार्ट करोगे। यहां से जुड़ा है, तब उनमें प्रतिकर्षण अलग अलग होगा, जिसके कारण अणुओं की आकृति भिन्न होगी। मैं दोबारा से बोल रहा हूं, दोबारा से आप शुरू से, जिन्होंने नहीं लिखा पाए हैं, मैं दोबारा से बोल रहा हूं इसको। ठीक है, कैसे लिखना है। वेस्पर सिद्धांत के अनुसार, VSEPR वेस्पर सिद्धांत के अनुसार, कोमा, यदि केंद्रीय परमाणु दूसरे परमाणुओं से आबंध इलेक्ट्रॉन युग्म या एकाकी युग्मों, मैं यहां पर लिख रहा हूं VSEPR वेस्पर सिद्धांत के अनुसार, कोमा, यदि, और कमेंट सेक्शन में बताना मुझे जरूर, यदि केंद्रीय परमाणु दूसरे परमाणुओं से यहां पर ब्रैकेट लगाना था, यहां पर लिखना था आबंध परमाणु, सॉरी आबंध इलेक्ट्रॉन लिखना था यहां पर, आबंध इलेक्ट्रॉन, या इसे ही बोल सकते हैं, या एकाकी युग्म। ठीक है, से जुड़ा है, तब उनमें प्रतिकर्षण अलग अलग होगा। ठीक है, जिसके कारण अणुओं की आकृति भिन्न होगी, जिसके कारण अणुओं की आकृति भिन्न होगी। ठीक है, तो ये क्या था, ये हमारा वेस्पर सिद्धांत था। वेस्पर सिद्धांत क्या कहता है कि यदि केंद्रीय परमाणु दूसरे परमाणु से जुड़ा है, यानी कि कोई केंद्रीय परमाणु किसी दूसरे केंद्रीय परमाणु से जुड़ा हुआ है और उन दोनों में प्रतिकर्षण अलग अलग है, तो इन अणुओं की आकृति क्या होगी, अलग अलग होगी, भिन्न होगी। यही क्या है, यही हमारा संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण का सिद्धांत है, जिसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, वेस्पर का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है भाई, ये बातें क्लियर हो गई। चलिए अब हमें इनकी संरचनाओं के बारे में बताना है। ठीक है ना, इनकी संरचनाओं के बारे में बताना है। जैसे यहां पर सबसे पहले संरचना हमारे पास आती है BeCl2। ठीक है, BeCl2। यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर जो इसकी संरचना बनेगी वो Be बीच में होगा और Cl एक यहां पर होगा और Cl एक यहां पर होगा और इनके बीच में एकल बंध बनेगा। इनके बीच में क्या होगा, एकल बंध बनेगा।
ठीक है। तो इनके बीच का जो युग्म, इनके बीच का जो कोण होगा, ठीक है, इनके बीच का जो एंगल होगा, ठीक है ना, इनके बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा। चलिए इससे पहले मैं कुछ चीजें और बता देता हूं आपको, ठीक है। यहाँ पर आप हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालो यहाँ पर, ठीक है, इसे बाद में डिस्कस करते हैं। हेडिंग डालो, इलेक्ट्रॉन युग्मों के बीच प्रतिकर्षण अनुन्नय क्रियाएं, या अगले पेज से डालते हैं। हेडिंग डालेंगे यहां पर, इलेक्ट्रॉन युग्मों के इलेक्ट्रॉन युग्मों के बीच प्रतिकर्षण अनुन्नय अनुन्नय क्रियाएं, ठीक है। अनुन्नय क्रियाएं निम्न क्रम में घटती है, ठीक है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन युग्मों के बीच जो प्रतिकर्षण बल होता है, प्रतिकर्षण जो होता है वो इस क्रम में घटता है। देखते हैं यहां पर, सबसे पहला एकाकी युग्म, एकाकी युग्म, एकाकी युग्म से कम होगा, ठीक है ना। एकाकी युग्मों में देखते हैं सबसे पहले, एकाकी युग्मों में, ठीक है ना, या इसे हटा देते हैं, यहां से हम सबसे पहले एकाकी युग्म लिखते हैं। एकाकी युग्म, एकाकी युग्म में सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण बल होगा, ठीक है ना, सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण बल होगा, ठीक है। अब इससे जो कम होगा वो किस में होगा, ठीक है ना, वो किस में होगा, वो होगा एकाकी युग्म माइनस आबंदी युग्म में। एकाकी युग्म व, ये युग्म है यहां पर, युग्म व आबंदी युग्म में, आबंदी युग्म में, ठीक है ना, आबंदी युग्म में। और इससे भी जो कम होगा वो किस में होगा, वो आबंदी युग्म और आबंदी युग्म में होगा, ठीक है ना। यहां पर हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो होगा वो एकाकी युग्म में होगा, एकाकी एकाकी युग्म, और एकाकी युग्म में सबसे ज्यादा होगा। इससे कम होगा, एक एकाकी युग्म होना चाहिए, एक आबंदी युग्म होना चाहिए, और इससे जो कम होगा, इससे जो कम होगा वो आबंदी युग्म और आबंदी युग्म में होगा, ठीक है। ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन युग्मों के बीच प्रतिकर्षण अनुन्नय क्रियाओं का क्रम है, ठीक है। ये क्या है, घटता क्रम है। सबसे ज्यादा किस में होगा, एकाकी युग्म में, एकाकी युग्म में। उससे कम किस में होगा, एकाकी युग्म आबंदी युग्म में, और उससे भी कम किस में होगा, आबंदी युग्म आबंदी युग्म में, ठीक है। चलिए, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि किसी अणु की आकृति उस अणु पर उपस्थित एकाकी युग्म की संख्या पर निर्भर करती है, ठीक है। चलिए, अब हमें यहां पर इस क्वेश्चन में क्या दिया गया था, हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया गया था, हमें इस क्वेश्चन में दिया गया था, एक बार पढ़ लेते हैं, कि निम्नलिखित अणुओं की आकृति की व्याख्या कीजिए, इनकी आकृति बतानी है, ठीक है ना, आकृति बतानी है, यानी कि इन पर इलेक्ट्रॉन युग्मों का बताना है हमें, ठीक है। तो इनकी आकृति बतानी है। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास, BeCl2, फिर BCl3, SiCl4 और AsF5, H2S और PH3, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हमारे पास है BeCl2, BeCl2, ठीक है। तो यहां पर आप एक और लाइन लिख लीजिए, इसके नीचे आप यहां पर लिख लीजिए कि किसी अणु की आकृति, किसी अणु की आकृति, किसी अणु की आकृति उस अणु पर, उस अणु पर उपस्थित एकाकी युग्म, एकाकी युग्म की
संख्या पर निर्भर करती है। ठीक है, चलिए आ जाओ, अब इसे देखते हैं। ठीक है ना, तो यहां पर देखेंगे हम, यहां पर जब हम इसकी संरचना बनाएंगे तो इसकी संरचना कैसी बनेगी? इसकी संरचना कुछ इस प्रकार बनेगी कि Cl2 ये रहा, Be ये रहा और Cl2 ये रहा, Cl ये रहा, 2 Cl हो गए और एक B। इनके बीच में क्या बनेगा? कुछ इस प्रकार से बंध बनेंगे। तो यदि आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, ये जो इनके बीच में बंध बन रहे हैं, ये कैसी संरचना बन रही है? ये एक रेखीय संरचना बन रही है। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं, ये क्या है? रेखीय है। ठीक है, रेखीय। ठीक है, यदि हम इनके बीच का एंगल देखें तो जब रेखीय बनता है तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा? रेखीय में ये एंगल होता है 180 डिग्री का। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्या तत्व था? BeCl3। दूसरा तत्व था हमारे पास BeCl3 था शायद, BeCl3। ठीक है, तो BeCl3 यानी कि B तो ये रहा, एक Cl ये हो गया, एक Cl ये हो गया, एक Cl ये हो गया। ठीक है, तो इनके बीच में बंध कैसे बनेंगे? इनके बीच में बंध बनेंगे कुछ इस प्रकार से, एक बंध यहां पर, एक बंध यहां पर, एक बंध यहां पर। ठीक है, तो ये कैसा हो गया? यदि आप ध्यान से देखोगे, यदि आप इसकी संरचना बनाना चाहोगे तो संरचना कैसी बनेगी? संरचना कुछ इस प्रकार से बनेगी। ठीक है, संरचना कुछ इस प्रकार से बनेगी। संरचना कैसी बन रही है? त्रिकोणीय। ठीक है, तो यानी कि कैसी संरचना है? ये आपकी संरचना बनी त्रिभुजीय। ठीक है ना, त्रिभुजीय या त्रिकोणीय। त्रिकोणीय, 3 कोण बन रहे हैं ना इसमें। ठीक है, यदि आप यहां पर एंगल देखना चाहोगे, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल एक जैसे हैं। ठीक है, तो एंगल किस में समान मिलेंगे? ठीक है, तो यहां पर आप 360 एंगल होता है पूरा, उसको 3 से डिवाइड करके देख सकते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 120 डिग्री का ये एंगल बनेगा। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करते हैं किसकी भाई? SiCl4 की, यानी कि सिलिकॉन क्लोराइड, टेट्राक्लोराइड। ठीक है, तो इसकी यदि मैं आकृति बनाना चाहूं तो कैसे बनेगी? Si यहां पर, ठीक है, एक Cl यहां पर, एक Cl यहां पर, एक Cl यहां पर और एक Cl यहां पर। ठीक है, तो ये कैसी बनेगी आकृति? ये कुछ इस प्रकार की आकृति बनेगी। ठीक है, यानी कि यदि आप ध्यान से देखोगे तो ये चतुष्फलकीय, यानी कि 4 भुजाओं वाली या चतुकोणीय। ठीक है, ये एक आकृति बनेगी, इसे हम बोलते हैं चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय यानी कि इसमें 4 फलक हैं। ठीक है, तो यदि आप यहां पर इसे डिवाइड करोगे तो इसके अलग अलग एंगल बनेंगे। ठीक है, इसके बाद यदि हम देखें, हमें दिया गया था क्या भाई? हमें एक और दिया गया था, देख लेते हैं एक बार। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, AsF5। ठीक है ना, एंटीमनी फ्लोराइड, AsF5। ठीक है, तो इसमें कैसी संरचना बनेगी? इसमें बनेगी, यदि हम संरचना बनाएं तो As तो ये हो गया भाई यहां पर। ठीक है, एक F यहां पर आ जाएगा, एक F यहां पर, एक F यहां पर, एक F यहां पर और एक F यहां पर। ठीक है, तो ये संरचना कुछ इस प्रकार की बनेगी। ठीक है, इस प्रकार की बनेगी संरचनाएं। ठीक है, तो यहां पर जो इनके बीच का ये एंगल होगा, अलग अलग एंगल हो जाएंगे। ठीक है, ये एंगल इसके बीच का, इन 2 एंगलों के बीच का ये 90 डिग्री का मिलेगा। इन सब के बीच का एंगल 90 डिग्री का मिलेगा, यानी कि ये इस प्रकार से बनेगा कि ये 5 भुजाओं वाली कोई आकृति है। ठीक है, जिसमें सभी का एंगल 90 डिग्री पर आपको देखने को मिलेगा। इस भुजा को हम बोलेंगे, जो ये यहाँ पर आकृति बनेगी, इसे बोलेंगे त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। ठीक है, इससे जो संरचना बनेगी, उस संरचना का जो नाम होगा उसे बोलेंगे। देखो, ये संरचनाएं आपको याद रखनी पड़ेगी, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये संरचना बनेगी आपकी त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, द्विपिरामिडीय। ठीक है, ये संरचना बनेगी आप लिखिए। ठीक है, इसके बाद क्या आता है भाई? इसके बाद देख लेते हैं, इसके बाद आता है H2S। H2S। ठीक है, तो H2S की यदि हम बात करते हैं, जो H2S की आकृति होगी वो आप इस प्रकार की बना सकते हैं। H2S की जो आकृति होगी, यहां पर आपको इसे इंपोर्टेंट कर लेना है, आपके एग्जाम में पूछी भी जा सकती है। ठीक है, तो H2S की जो आकृति बनेगी वो कुछ इस प्रकार की बनेगी कि यहां पर S हो गया, यहां पर एक H ये और यहां पर एक H
ये, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से इसकी आकृति होगी। यहाँ पर भी आप लगा सकते हैं, इसके पास 6 लगेंगे, ठीक है ना। ये सब पर इस प्रकार से आप लुईस बिंदु भी लगा सकते हैं, ठीक है। समझ गए बात को? चलिए, तो ये कैसी बनेगी? आप देख पा रहे होंगे ये कैसी संरचना है भाई। ये संरचना बनेगी यहाँ पर आपकी, आपको दिख रहा होगा कि ये त्रिकोणीय है, ठीक है ना भाई। इस प्रकार से तो आपको लग रहा होगा कि त्रिकोणीय है, लेकिन इसमें आपको एक चीज लिखनी पड़ेगी। आप यहां पर लिखिए, इसे इंपॉर्टेंट मैं इसीलिए करा रहा हूं कि यहां पर आपको लिखना पड़ेगा कि यदि युग्मित इलेक्ट्रॉन, यदि सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन आबंदी हैं, आबंदी हैं, ठीक है, आबंदी है, तब आकृति, तब यहां पर जो आकृति होगी वो क्या होगी? चतुष्फलकीय होगी, चतुष्फलकीय होगी। परंतु दो एकाकी युग्म सल्फर, परंतु दो एकाकी युग्म सल्फर यानी कि S सल्फर क्या है? सल्फर भाई, एक युग्म ये रहा, एक एकाकी युग्म ये रहा, यानी कि दो एकाकी युग्म हो गए, ठीक है ना। दो एकाकी युग्म हो गए, ठीक है ना। तो क्या है? सल्फर परमाणु पर उपस्थित है, सल्फर परमाणु पर उपस्थित है, ठीक है। अतः जो H2S की आकृति है, की आकृति है, वो क्या होगी? कोणीय होगी, कोणीय है, ठीक है। लिख लोगे बाकी का, कोणीय है, ठीक है। अब हो सकता है कि आपको मैंने ये शब्द नहीं बताया कि एकाकी युग्म क्या होता है। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे ये जो दो लुईस बिंदु मिलकर एक एकाकी युग्म बनाते हैं। तो नोट करके यहां पर आप लिख लीजिए, दो लुईस बिंदु मिलकर एक एकाकी युग्म बनाते हैं, ठीक है। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, ठीक है। अब बात आती है कि आबंदी क्या होता है, ठीक है ना। आबंदी युग्म क्या होता है? देखो, आबंदी युग्म होता है जब दो एकाकी युग्म, ये जो एकाकी युग्म है ये नहीं रहते, ठीक है ना। जब ये एकाकी युग्म नहीं बचते, सभी से एंगल बन जाता है, ठीक है। तो यहां पर यदि मैं बात करूं तो ये भी क्या है? एकाकी युग्म नहीं है, एकाकी युग्म नहीं है, ठीक है। पीछे हमने जो ये बनाया ये भी एकाकी युग्म नहीं है, यानी कि तीनों के तीनों क्या है? एकाकी युग्म नहीं है, ठीक है। इनके साथ में आप ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन जरूर ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हमारी एक और संरचना रह गई, ठीक है। एक और संरचना रह गई, संरचना कौन सी थी? वो PH3 थी शायद, PH3, ठीक है। तो इसे और देख लेते हैं, PH3, ठीक है। तो PH3 की संरचना कैसे बनेगी? P यहां पर इस प्रकार से रहेगा और यहां पर ये H, यहां पर ये H और यहां पर ये H बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो संरचना होगी ये होगी द्विपिरामिडीय, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, ठीक है ना। एक तो त्रिकोणीय है और एक द्विपिरामिडीय, ठीक है। तो इसे बोलेंगे, जो ये संरचना बनेगी ये त्रिकोणीय, और ये आपको याद करनी पड़ेगी, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, द्विपिरामिड, ठीक है। ये संरचना इसकी आकृति है, ठीक है। अब यदि हम बात करें कि इस पर एकाकी युग्म है या नहीं है, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर केवल और केवल एक युग्म है, ठीक है। और यही एक एकाकी युग्म है, एकाकी युग्म है, ठीक है। चीजें समझ में आई? तो आज मैं क्वेश्चन नंबर
5, 6 और 7 ही यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करा रहा हूँ। आपको कुछ चीज़ें समझ आई नहीं आई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप चाहो तो यहाँ पर इसे अच्छी प्रकार से भी लिख सकते हैं। एक बार मैं इसे कंप्लीट करा देता हूँ। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि PH3 अणु में P परमाणु पर एकाकी परमाणु पर एक एकाकी युग्म उपस्थित होने के कारण या एकाकी युग्म उपस्थित है। ठीक है, और इसी एकाकी युग्म उपस्थित होने के कारण ये द्विपिरामिडीय बना। यहां पर भी आप देख सकते हैं, यहां पर इनके पास एकाकी युग्म उपस्थित है। ठीक है ना, लेकिन एकाकी युग्म का मतलब होता है कि बिल्कुल एक ही युग्म उपस्थित होना। ठीक है, तो इसी के कारण यहां पर ये द्विपिरामिडीय बनी। ठीक है, चलिए, तो ये था आज आपका क्वेश्चन। आप एक बार इसे अच्छे से लिख लीजिएगा और एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, आपको चीजें समझ में जरूर आएंगी। और आप मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो पसंद आई या नहीं आई, क्या कमी लगी आपको वीडियो में, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि हो सकता है कि आपको एक्सप्लेनेशन अभी समझ ना आए क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा थियोरेटिकल पोर्शन का चला हुआ है, तो आप एक बार अपनी बुक से चैप्टर को अच्छे से जरूर पढ़ लीजिएगा जिससे कि आपको आसानी रहे। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।